जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल के बारे में। इसका टेक्निकल नाम होता है साइटो और इसका अध्ययन साइटोलॉजी से करेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तथा जीवित कोशिका एटोनियन लेवनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत जीवी कोशिका की खोज की थी। अब खोज उन्हीं ने किया था, चाहे मृत किए हों या फिर जीवित कोशिका की हो। इनका सिद्धांत स्नायन स्वांस नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है तथा सबसे बड़ी विश्व में दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु। मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है तथा अब देखो, छोटा और लंबी बहुत फर्क है। लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो मतलब मानव में सबसे छोटी शुक्राणु हो गई और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडा यानी कि हो गई। अब मानव में लंबी यानी कि न्यूरॉन ये मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है तथा विभाजन रहित। न्यूरॉन में जहाँ पे न्यूरॉन पाया जाएगा वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होगा, यानी कि पूरे शरीर में विभाजन होता है। पूरे शरीर में विभाजन होता है तथा माइंड यानी कि ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ब्रेन में पहले एक ऊपर लगे तो आपका चमड़ा फूट जाएगा, उसके बाद में मारोगे आपकी हड्डी टूट जाएगी, चलेगा। उसके बाद मारोगे कुछ चलेगा, फिर उसके बाद में तेज से मारोगे तो यदि आपका ब्रेन में चोट लग गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूरॉन पाया जाता है। अब विभाजन रहित यानी कि जहाँ पे न्यूरॉन पाया जाएगा वहाँ पे विभाजन नहीं होगा। तेज विभाजन लीवर में होता है यानी कि तिल्ली में होता है। अब देखो, एक ईंट को मिलाने से दीवार बनती है, यानी कि दीवार थोड़ा सा कमजोर हो जाएगी। अब दीवार बनाने के लिए उसमें मोहरंग, सरिया, सीमेंट ऐसा इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं, परंतु थोड़ा सा दीवार बनाने के लिए ईंट, फिर उसके बाद में दीवार बहुत 2-4 दीवारें मिला के एक कमरा बनता है और सिस्टमेटिक समझा के एक घर बन जाता है। ऐसे ही छोटी एक इकाई है कोशिका, एक छोटी इकाई है, ना कि वो अंग नहीं है। कोशिका एक छोटी इकाई है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता, ऊतक, और बहुत सारे एक ऊतक से मिलकर क्या बनता, हमारा होता अंग बनता, और बहुत सारे पार्ट मिलके एक क्या शरीर बनता। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या भाग होते हैं। अब नंबर 1, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली यानी कि गोल होता है। कोशिका कैसा होता है? गोल होता है, यानी कि सेल ये हमारी कोशिका झिल्ली हो गई। अब इसी में सारा सिस्टम रहेगा, यानी कि माइकोप्लाज्मा और गालीबाजी, रसधानी, ऐसे ही सभी यही चीज में रहेंगे। अब कोशिका झिल्ली जब बाजार हम लोग जाते हैं तो उसमें आलू लिए, टमाटर लिए और मिर्च वगैरह सब एक ही झिल्ली में ले लेते हैं और दुकानदार देके दे देता है। तो ऐसे ही कोशिका झिल्ली में एक झिल्ली में बहुत सारे चीजें होती है, यानी कि आलू, टमाटर, ऐसे ही कोशिका झिल्ली हमारी आपकी होती है। अब इसमें कोशिका झिल्ली, ये देखो, इसका मतलब अध्ययन कैसे करेंगे, इसमें क्या विशेषताएं हैं? ये पादप और तथा जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप में यानी कि जो स्थित हो रहते हैं, गत केवल करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। पादप में कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। जंतु में हम लोग, गाय, भैंस, बकरी, ये सब हम लोग जंतु हैं, ठीक। पादप में पेड़ पौधे आते हैं। अब इसका मतलब एक कोशिका झिल्ली होती है, इसका प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब एक किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में स्थित होते हैं, यानी कि एक झिल्ली लिए, उसी में बाजार जब गए तो उसमें सब कुछ मिर्च वगैरह, आलू मतलब ले लिए, तो उसी में सब स्थित रहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका इसमें केवल वाल यानी कि इसमें केवल पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, ओनली प्लांट पर पैदा, यानी कि इसमें केवल पौधे में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ओनली प्लांट पर। अब इसमें सेल्यूलोज, सेल्यूलोज देखो जो चीज पेड़ पौधे से प्राप्त होगी उसमें सेल्यूलोज मिला होता है। एक कपड़ा हम पहने इसमें भी सेल्यूलोज, जो नोट छापा जाता है उसमें भी सेल्यूलोज, यानी कि इत्यादि सभी चीजें सेल्यूलोज से बनी होती हैं। तथा ये सेल्यूलोज क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है तथा आकार प्रदान करता है। जैसे कि पेड़ पौधों में जो त्वचा होती है यानी कि खाल होती है, उसमें क्या, उसमें सेल्यूलोज यानी कि उसी में सेल्यूलोज मिला होता है। अब हम पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया देखो, अब एक चीज, हाँ, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, जैसे कि हम पहले गए तो उसमें जब सामान भारी होगा तो उसमें डबल झिल्ली लगेगी ना। हम पहले हल्का सामान लेते तो उसमें सिंगल झिल्ली, अब जब भारी सामान होगा तो उसमें हम डबल झिल्ली लेंगे। अब जब डबल झिल्ली लेंगे तो यानी कि भाई एक मनुष्य में हालांकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें आप भाई डबल झिल्ली लेंगे, ज्यादा सामान हो जाएगा तो डबल झिल्ली लगाएंगे, उसी को हम कहते हैं दोहरी झिल्ली। इसी को ये जो इसके ऊपर ही परत होती है इसको हम कहते हैं दोहरी झिल्ली या कोशिका भित्ति झिल्ली या कोशिका भित्ति। ये ऊपर जो बाहरी ये परत होती है इसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति या दोहरी झिल्ली। समझ में आ गया इतना। अब देखो माइटोकांड्रिया इसी में होता है, इसी झिल्ली यानी कि इसी भित्ति के अंदर माइटोकांड्रिया होता है और गैमेलोगाजी होता है और वैक्यूल होता है। अभी हम समझा रहे हैं। अब माइटोकांड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, इसको हम माइटोकांड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। एक माइटोकांड्रिया नामक यानी कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने थी, आल्टमैन वैज्ञानिक नामक माइटोकांड्रिया की खोज की थी। तथा इसमें श्वसन की क्रिया यानी कि ये श्वसन की क्रिया इसी में होता है, एक हेमोग्लोबिन में होकर श्वसन की क्रिया करता है। कौन, ये माइटोकांड्रिया। अब इसी में श्वसन यानी कि इसी माइटोकांड्रिया में ग्रेव्स नामक चक्र चलता है, तथा 38 एटीपी ग्लूकोज इसमें पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखो इसको अब क्वेश्चन आता है कि माइटोकांड्रिया में आंतरिक दीवार कहाँ होती है, किसे कहते हैं, तो आंतरिक दीवार क्रिस्टली में होती। कहाँ होती, क्रिस्टली में होती। और ऊर्जा इसका मतलब स्रोत होता पावर यानी कि ऊर्जा होता। माइटोकांड्रिया में ही पावर होता यानी कि ऊर्जा उस माइटोकांड्रिया में ही मिले रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कितने एटीपी ग्लूकोज पाए जाते, तो कितने पाए जाते, 38। और इसमें कैसा चक्र चलता है, तो ग्रेव्स चक्र इसी माइटोकांड्रिया में हीमोग्लोबिन में चलता है। समझ में आया। और इसमें आंतरिक दीवार क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली चक्र इसी माइटोकांड्रिया में चलता है। जो हमारे अब में छोटी इकाई पाई जाती है उसी में माइटोकांड्रिया पाया जाता है, उसी माइटोकांड्रिया में क्रिस्टली चक्र उसी में साइकिल चलती है। इतना समझ में आया। और हम माइटोकांड्रिया को पावर कहते हैं यानी कि ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे। अब देखो कोई चीज मतलब कि हम दौड़ रहे हैं और भाई दौड़ेंगे तो पैर में ज्यादा ऊर्जा खपत होगी ना, तो पैरों की ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसमें ऊर्जा चाहिए, जिम में चाहिए ना। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो किसमें, हाथ में ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना। हम सिलाई कोई लड़का सिलाई कर रहा है तो उसको काहे में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हाथ में चाहिए ना। तो अब भाई विभाजन यानी कि कोशिका तो सब पूरे शरीर में बन रही और ऊर्जा तो पूरे शरीर में बन रहे। तो हमें जहां पे ज्यादा, जिस अंग को ज्यादा ऊर्जा मतलब यानी कि जो कार्य ज्यादा अंग कर रहा है उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है ना। अब हम दौड़ रहे हैं तो हमें पैरों की ऊर्जा ज्यादा आवश्यकता है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा
भाई जीव को ज्यादा, जीव चल रही ना ऐसे 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 चल रही, तो सबसे ज्यादा जीव को चाहिए ना। अब यदि बराबर मतलब कि जीव में जितनी ऊर्जा हुई ऐसे ऐसे चल रही, बोल रही बोल रही बोल रही, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ला 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 करेगा। तो उसको मतलब कि जहां पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो एक लोग चाहिए ना कि जहां पे कम ऊर्जा खपत हो रहा हो वहां से लाके जहां पे ज्यादा ऊर्जा खपत हो रहा वहां पे उसको दे। उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यानी कि गाल्जी बॉडी, यानी कि इसकी खोज कैमलो गाल्जी ने किया था। इसी के आधार पर इसका नाम है। तो ये जो ऊर्जा का परिवहन करता है और इसको हम क्या कहते हैं? गॉल्जी बॉडी। इसके वैज्ञानिक गैमलो गॉल्जी थे, इन्हीं के नाम पे गॉल्जी बॉडी पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, गॉल्जी बॉडी समझ गए। अब बेकोन्स क्या होता है? यानी कि रसधानी। अब बेकोन्स देखो, मानव शरीर या पेड़ पौधों में पादप हो या जंतु हो, उसमें 100% यानी कि एक व्यक्ति हुआ 100 किलो का हुआ, यानी कि 1 कुंटल का हुआ। अब उसमें 65% जल पाया जाता। अब 65, आप दूसरा बताओ उसमें 65% जल कहाँ से आ गया? अब जब 65%, अब आप लोग सोच रहे होंगे 65% जल कहाँ से आया? अब ये कहीं पेट में तो 1 है, सारा का सारा बैकुंस में जल पाया जाता है। जो कोशिका होती है, कोशिका में बैकुंस होता है, उसी में जल पाया जाता है, यानी कि राजधानी में जल संग्रह होता। अब पेड़ पौधों में बैकुंस, अब हम लोगों में बैकुंस छोटा होता है, पेड़ पौधों में बैकुंस बड़ा होता है। अब सारा का सारा जल बैकुंस में स्थित होता है, यानी कि संग्रहित होता है। अब इतनी इसकी शॉर्ट लीजिए, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। बैकुंस में जल संग्रह हो रहा। अब उसके बाद अब तारक क्या होता है? सेंट्रोसोम में क्या? सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके खोजकर्ता कौन थे? बोबरी थे। तारक काव्य में कोशिका विभाजन होता है। तारक काव्य में अत्यधिक कोशिका विभाजन होता है तथा पुनर्निर्माण। अब कोशिका विभाजन होगा। अब कोशिका विभाजन का अर्थ यानी कि वो नष्ट नहीं होते, यानी कि विभाजन का अर्थ वो डिवाइस होके, यानी कि 1 से 2 हो जाते। जब वो विभाजन करते हैं तो एक कोशिका हुई। अब ये जब टूटे तो कोशिका, एक कोशिका हुई, तो ये एक कोशिका हुई, तो एक कोशिका जब टूटे, उनका विभाजन जब हुआ तो 1 से वो कितने हो गए? 2 हो गए। तो यानी कि जब वो कोशिका विभाजन करते हैं तो पुनः निर्माण कर लेते हैं, 1 से 2 कर लेते हैं। तो कोशिका विभाजन, इसमें तारक काव्य में कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन होगा तो पुनर्निर्माण होगा। अब लीवर में कोशिका विभाजन अत्यधिक होता है। लीवर में कहाँ? यानी कि लीवर में हमारा अत्यधिक कोशिका विभाजन होता। और ब्रेन में क्या पाया जाता? न्यूरॉन पाया जाता। न्यूरॉन की वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कभी कभी सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर हो जाता। ब्रेन ट्यूमर किसके कारण होता? देखो 90% न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में, 90% न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में, 10% सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी अत्यधिक विभाजन हो जाता है। और अत्यधिक विभाजन होने के कारण, जब भाई अत्यधिक विभाजन कहीं भी होगा तो उसमें वही उसी को हम कैंसर के रूप में ले लेते, वही क्या हो जाता? कैंसर हो जाता। भाई तारक का यानी कि सेंट्रोसोम अत्यधिक विभाजन करता है। जब विभाजन होगा और न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में। अब ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया गया, 10% क्या पाया गया? 10% सेंट्रोसोम पाया जाएगा। और उसी 10% जब कभी कभी अत्यधिक विभाजन कर देते हैं तो उसमें ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अब देखो अंतःप्रदत्त जालिया। अब एक कंकाल, यानी कि एक आंतरिक कंकाल होता है, यानी कि हमारा जब घर बनता है तो बिम्ब बनते हैं। क्या बनते हैं? बिम्ब, जिसके कि वो घर बैठे ना। इसी तरह से हमारे कोशिका में इसका कंकाल पाया जाता है, आंतरिक कंकाल पाया जाता है। किसका? अंतःप्रदत्त जालिया। ठीक। अब देखो अब ये सहायता क्या करता है? एक कोशिका को पचाने से सहायता, यानी कि उसमें, अब भाई कोशिका जब पच जाएगी तो कोशिका मर जाएंगी, यानी कि ये सहायता प्रदान करता, आंतरिक सहायता प्रदान करता। अब ER स्मूथ। अब देखो ER स्मूथ माने वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। अब ये चिकना तरल हो जाता,
और राउथ यानी कि अब देखो ये जो खुरदुरा है, खुरदुरा, इसी को हम राइसोसोम कहते हैं, राइसोसोम कहते हैं। राइसोसोम यानी कि इसमें प्रोटीन निर्माण होता है, जो राउथ होता है इसमें प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक, अब देखो ये जो खुरदुरा हुआ इसको हम क्या कहें, राइसोसोम कहें, और जो स्मूथ हुआ इसको हम वसा कहते हैं। राइसो यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है, स्मूथ यानी कि चिकना यानी कि तरल पदार्थ यानी कि इसमें वसा निर्माण होता है, और जो ये खुरदुरा है इसमें क्या प्रोटीन निर्माण हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे वीडियो में अभी इसी वीडियो में बता रहे हैं। अब देखो राइसोसोम, राइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम में इसका नाम, इसकी खोज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम की खोज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका निर्माण प्रोटीन निर्माण करता है, क्या करता है, प्रोटीन निर्माण। और जब ये प्रोटीन निर्माण करता है तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब देखो सोडी मेंशन कोफिशिएंट के नाम के आधार पे इसमें दो भाग हो जाते, दो पार्ट हो जाते। सोडी मेंशन कोफिशिएंट के आधार पे दो भाग हो जाते हैं। एक में 70 एसएस और दूसरे में 80 एसएस। अब 70 एसएस में छोटा यानी कि इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और 80 एसएस यानी कि बड़ा यानी कि यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो अपने नग्न आंखों से नहीं यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और 80 एसएस बड़ा यानी कि यूकैरियोटिक। बाबू ये कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक यानी कि और यूकैरियोटिक हम बताएंगे। तब तक उसमें डिटेल से बताएंगे, तब तक ऐसे ही हम बता रहे हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक हम नग्न आंखों से नहीं, उसमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। यूकैरियोटिक यानी कि वो जो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी दूसरे इसी वीडियो में बता रहे हैं। अब पढ़ेंगे केंद्रक यानी कि न्यूरलम, यानी कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक इनके खोजकर्ता, केंद्रक की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें ब्रेन ऑफ सेल यानी कि प्रोटीन इसमें 80% पाया जाता है, और कैम्प्रोटेल यानी कि डीएनए 10% पाया जाता है। अब क्रोमोसोम्स में डीएनए आरएनए, इसी में जब हम क्रोमोसोम यानी कि डीएनए आरएनए का चैप्टर हम वो दूसरा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, तथा यह जल अपघटक एंजाइम होता है। अब देखो हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स कैसे, आईआर और राइबोसोम्स। अब इसको कोई सिस्टमेटिक मतलब कि यानी कि इनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई चाहिए ना, यानी कि कोई कार्य नहीं कर रहा तो इसको कौन देखेगा, देख रेख कौन करेगा, तो देख रेख लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से कहता तू अपना काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया से कहता तू अपनी शक्ति प्रदान कर, गोल्गी बॉडी से कहता तू जल्दी से परिवहन कर, वैक्यूल्स कहता जल संग्रह कर। इसी प्रकार से सबको कहता ठीक ठाक से सभी लोग ठीक ठाक से काम करो। एक केंद्रक होता है, केंद्रक यानी कि न्यूरॉन यानी कि लाइसोसोम। अब क्या होता, अब लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम यदि कोई, अब सब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे हम नहीं काम करेंगे, गोल्गी बॉडी कहता हम नहीं करेंगे, वैक्यूल्स कहता हम नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है। तो क्या करता है लाइसोसोम, अपना शरीर यानी कि अपना ही लाइसोसोम क्या फाड़ देता है। जब फाड़ देता है तो उसमें क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, अब जल अपघटन एंजाइम निकलता है। और इसको हम जल अपघटन यानी कि कोशिका पाचन यानी कि इसको सुसाइड बॉडी भी कहते हैं, यानी कि आत्महत्या। अब आत्महत्या इसलिए, अब जब अपना ये लाइसोसोम फाट जाएगा तो उसमें जितने यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी यानी कि जितने उसमें तत्व थे वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो वहीं पे अब कभी कभी देखोगे लॉकडाउन में, देखो जब लाठी पड़ती थी, पुलिस वाले मारते थे, तो देखो वहीं पे करिया हो जाता। तो जब लाइसोसोम क्या करता है कि जो यानी कि यानी कि कोशिका मर गई उसको साफ करने का कार्य करता है, न्यूक्लियस यानी कि साफ करने का काम करता है। और जब लाइसोसोम ही मर गया तो उसको साफ करने का क्या कार्य करेगा, तो क्या, इसीलिए कहते हैं ना कि जब चोट वोट लगती है, जब कालापन आ जाता है तो उसको गर्म यानी कि गर्म चीज से उसको सेकाई करते। जब सेकाई करते तो जो आसपास की कोशिकाएं होती वो कहते हैं यहाँ पे क्या हो गया, चलो देखते हैं।
तो जब वो दूसरे यानी कि दूसरे एरिया की जब कोशिकाएं आती हैं तो उसको देखते हैं कि वहाँ पे यानी कि लाइसोसोम यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मरी पड़ी होती, तो वो अपना कार्य यानी कि दूसरे कोशिका की लाइसोसोम अपना कार्य करते हैं और उसको क्या करते हैं, गला के बाहर यानी कि प्लीहा या तितली में प्रवेश कर लेते हैं। अब देखो राइबोस यानी कि आरबीसी करिका यानी कि राइबोसिलिक लाइसोसोम, इसको देखो क्या हमने बताया था, राइबोसोम में क्या, राइबोसोम यानी कि उसमें न्यूरॉन नहीं पाया जाता। अब जब न्यूरॉन नहीं पाया जाता तो उसकी सफाई नहीं होगी लाइसोसोम, तो उसको देखो इसका इनको स्प्लेन यानी कि प्लीहा एवं तिल्ली में जाकर वो क्या होता है, वो जल यानी कि रक्त पूरा स्थित होता है, इसको हम कब्र भी कहते हैं, यानी कि प्लीहा एवं तिल्ली को लाइसोसोम का कब्र भी कहते हैं। तो समझ में आया, लाइसोसोम क्या करता है, सबको अट्रैक्ट करता है। इसी खोज डी डेवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जल अपघटन होता कोशिका, इसका इसी को हम कोशिका पाचन, इसी यही से यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि कलरलेस। अब कलरलेस देखो, कोशिका में कलरलेस एक द्रव भरा होता है, एक द्रव ना भरा हो तो देखो हम यदि एक बैग में बर्तन लेके चले और खट्टर भागे तो उसमें देखो फूट फाट जाएंगे। तो देखो कलरलेस यानी कि इसमें जीव द्रव क्यों भरा जाता है, उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सारे यानी कि एक कोशिका में जीव यानी कि द्रव भरा होता, क्यों भरा होता, देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे स्थित है, गाल्गी बॉडी वैक्यूल्स यानी कि इसी में सारे सिस्टमेटिक होते हैं। अब लाइसोसोम बीच में होता है। अब लाइसो यदि देखो ये एक में ही टकराएंगे तो लाइसोसोम कहेगा ये ठीक ठाक से काम करो अपना, और जब काम नहीं करेंगे तो ये लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा यानी कि फाड़ देगा, तो सारी कोशिकाएं ऐसे में नष्ट हो जाएंगी। और भाई कोशिका तो यहाँ पे नष्ट होंगी, पूरे शरीर में कोशिका बननी, सारी बॉडी की कोशिकाएं थोड़ी नष्ट होंगी, जिस कोशिका का लाइसोसोम फटेगा वही कोशिका नष्ट होंगी। समझ में आया। अब देखो उसी में दो यानी कि जीव द्रव दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव। अब केंद्रक द्रव में दूसरा होता है न्यूक्लियस यानी कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म यानी कि सारे यानी कि इसमें द्रव साइटोप्लाज्म का द्रव भरा होता है। अब क्या करता है, ये अपनी स्थिति पे रखता है, ये केवल हिल डुल नहीं पाते, अपने स्थिति पे ही रहते हैं। तो इसका क्या कार्य हुआ, ये यदि ये ना हो यानी कि यही इसी में सारा का सारा जल भरा होता है, क्या होता है, जल होता है। जब इसी यही जल जब थोड़ा सा अपघटित होगा तो प्यास लगे, जब प्यास लगेगी तो और प्यास लगेगी और ज्यादा जल अपघटित होगा यानी कि 10% जल अपघटित होगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जल बहुत आवश्यक है, जीव यानी कि द्रव बहुत आवश्यक है, द्रव नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन असंभव। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई चीज यानी कि नेक्स्ट वीडियो यानी किसी चीज का चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम अवश्य उम्मीद करेंगे आप लोगों का पहुंचाने तक।